नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। कृष्णा सोबती द्वारा रचित एक लघु उपन्यास या कहें कि एक लंबी कहानी है, मित्रों मरजानी। इसमें एक ठाकुर किसान परिवार की कहानी है। इस कहानी की नायिका है इस परिवार की मंझली बहू सुमित्रानवती, जिसका पारिवारिक नाम लेखिका ने मित्रों दिया है। मित्रों के विषय में लेखिका ने स्वयं लिखा है कि मित्रों ने एक विवादास्पद नारी चरित्र की तरह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। उन उनकी यह रचना साहित्य जगत में काफी चर्चित रही। लेखिका आगे कहती हैं कि यह न रविंद्र की ओस जैसी नारी है, न शरत या जैनेन्द्र की विद्रोहिणी गुत्थी। इससे आदर्श का मोह नहीं है, न समाज का भय है और न ही ईश्वर का। इसके लिए किसी विशेषण की आवश्यकता नहीं है। यह मांस मज्जा से बनी एक नारी है, जिसमें स्नेह है, ममता है, माँ बनने का हौसला है और एक अविरल बहती वासना की सरिता भी। लेकिन यह केवल एक पक्ष है। साहित्य के जरिए दलितों के प्रति समाज में कितनी घृणा फैलाई गई थी, उसका एक उदाहरण स्वयं कृष्णा सोबती है। उनकी यह रचना मित्रों मरजानी उनके भीतर बैठे उसी जातिवाद का घृणात्मक आख्यान है। कृष्णा सोबती के उपन्यास मित्रों मरजानी के पात्र मित्रों के चरित्र की प्रशंसा करते हुए जयप्रकाश पांडे ने लिखा है कि यह कृष्णा सोबती की लिखी हुई एक ऐसी कहानी है जो एक आम मध्यम वर्गीय परिवार में घटित होती है। वह मित्रों के बहाने स्त्री को उसकी इच्छाओं के लिए जीने, जूझने और लड़ने का हथियार देती है। मित्रों के इस रूप में कृष्णा सोबती ने एक ऐसा कैरेक्टर दिया है जो खुद से प्यार करती है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में संकोच नहीं करती। वह अपने अधिकारों के लिए बोलती भी है और झगड़ती भी है। वह खुद के लिए जीना चाहती है, लेकिन उसकी इच्छाएं दबी रह जाती हैं। बॉलीवुड की कई फिल्मों में इसी विषय पर बनी कि आखिर एक महिला अपने सेक्स डिजायर का क्या करे। नारी सुचिता का नाम पर एक स्त्री देह आखिर क्यों दबे। जहां जयप्रकाश पांडे की इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि आखिर स्त्री ही दैहिक सुचिता के नाम पर क्यों सदैव अपनी सेक्सुअल डिजायर को छुपाए। परंतु क्या यह विचार इतना सरल है? क्या वाकई आम मध्यम वर्ग की स्त्रियां या किसी भी वर्ग की स्त्रियां भारत जैसे देश में कृष्णा सोबती की स्त्री पात्र मित्रों से प्रेरणा पा सकती हैं? जिस समाज में स्त्रियों को अपने अपने सम्मान और इज्जत की बलि चढ़ा दिया जाता है, लिंग के आधार पर भ्रूण हत्या कर दी जाती है और जाति और वर्ण व्यवस्था के आधार पर उसे बलात्कार किया जाता है, मित्रों की तरह क्या किसी ठाकुर किसान परिवार की बहू इतने खुलेपन और बेबाकी से अपने जेठ तक को अपने साथ संबंध बनाने का खुला आमंत्रण और अपनी जेठानी के सामने ही दे सकती है? शायद नहीं। सामान्यतः स्त्रियां ऐसी नहीं होती हैं जैसे कृष्णा सोबती ने मित्रों को चित्रित किया है। महादेवी वर्मा ने अपनी रचना तोड़ दो यह क्षितिज मैं देख लूं उस पार क्या है में कहा गया है कि भारतीय समाज में जहां पितृसत्ता केवल पुरुषों में ही नहीं, स्त्रियों में भी गहरी जड़ जमाए हुए है, वहीं स्त्रियों द्वारा भी किसी स्त्री को उसके ऐसे चरित्र के साथ स्वीकार नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, स्त्रियां स्वयं भी खुद को केवल दैहिक परिधि में न बांधकर नहीं देखना चाहती। उनकी स्वतंत्रता के मायने केवल दैहिक स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि वे समाज के विभिन्न वर्जित क्षेत्रों की परिधि को लांघकर उससे आगे देखने की आकांक्षी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मित्रों मरजानी उपन्यास की यह पात्र मित्रों सही मायने में एक
विवादास्पद नारी चरित्र है जो सोबती के बाकी स्त्री पात्रों से कहीं अधिक उच्च श्रृंखल, मुंहफट और निर्भीक है, जिसे न समाज का भय है और न ही परिवार का। यह पारिवारिक रिश्तों में मर्यादित होकर नहीं रह सकती, लेकिन मित्रों के इस अद्भुत काल्पनिक चरित्र की कथा गढ़ते गढ़ते कृष्णा सोबती समाज में दलित कहे जाने वाली जातियों के प्रति अपनी किस प्रकार की जातिवादी घृणा को परोसती चली गई, इस पर किसी ने कभी विचार नहीं किया। एक वजह यह है कि हमारे साहित्य बुद्धिजीवी वर्ग का एक बड़ा तबका उसी तथाकथित द्विज अथवा सामंती वर्ग का हिस्सा है जो संभ्रांत और शिक्षित होते हुए भी अपनी जातिवादी मानसिकता की परिधि से बाहर नहीं निकल पाता। इसमें ज़्यादा बड़ी संख्या पुरुषों की ही रही है, जिनके लिए एक स्त्री लेखिका द्वारा गढ़ी गई मित्रों जैसी नारी चरित्र, जो अपनी शारीरिक इच्छाओं के बारे में बेझिझक बोलती है, एक अत्यंत बोल्ड चरित्र उसे चौंकाने और रोमांचित करने के लिए काफी था। इसलिए मित्रों को कितनी बार कैसे कैसे जाति सूचक गालियां दी गई, इस पर किसी को बात करना जरूरी नहीं लगा। मसलन इस उपन्यास में पृष्ठ संख्या 4 पर मित्रों का पति सरदारी लाल कहता है कि यह कूड़ा मेरे भाग रखा था, इससे तो कोई चूड़ी चमारन अच्छी थी। अब इसके पीछे तर्क दिया जा सकता है कि आम बोलचाल की भाषा में तो ऐसे शब्द आ ही जाते हैं और इन पर उस समय तक कोई न कोई आपत्ति जताई जाती थी और न ही किसी प्रकार का विरोध ही दर्ज किया जाता था। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि कृष्णा सोबती ने यह उपन्यास 1966 में लिखा था, जबकि भारत में दलित बहुजन आंदोलन की शुरुआत ज्योतिराव फुले ने 19वीं शताब्दी में ही कर चुके थे। डॉक्टर अंबेडकर 1920 में समाज में जबरन व्यवस्था के निचले पायदान पर धकेल दिए गए दलितों व उपेक्षित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे। इसके अलावा 20 दिसंबर 1927 को महाड़ आंदोलन और 25 मई 1927 को मनु स्मृति दहन कर चुके थे। इसके पश्चात देश के अलग अलग हिस्सों में अस्पृश्य जातियों के आंदोलन हुए और कई दलित बहुजन महापुरुषों ने अछूतोद्वार के आंदोलन चलाए। और इन सबसे अलग भी यदि बात की जाए तो 1947 में भारत आज़ाद हो चुका था और 1950 में इस देश संविधान भी बन चुका था, जिससे स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि किसी को जाति आधार पर अपमानित नहीं किया जा सकता। तो क्या कृष्णा सोबती के मामले में यह मान लिया जाए कि एक अत्यंत संभ्रांत परिवार से संबंध रखने वाली पढ़ी लिखी जागरूक आधुनिक महिला इन आंदोलनों और संवैधानिक कानूनों को नहीं जानती या समझती थी? यदि नहीं तो क्या वह जानबूझकर परवाह नहीं करती थी या इसे विचारणीय प्रश्न ही नहीं मानती थी कि किसी की जाति का नाम इतनी घृणा और इकारत से लेकर आप एक पूरी कौम का अपमान कर रही हैं? बतौर उदाहरण यह कि मित्रों का पति सरदारी लाल जब उस पर गुस्सा करते हुए चूड़ी चमारन से तुलना करता है तो कृष्णा सोबती चाहती तो वह इस वाक्य को किसी और रूप में लिख सकती थी, जैसे कूड़ा मेरे भाग रखा था, इससे तो अच्छा था कि मैं कुंवारा ही रहता। या फिर यह कि कूड़ा मेरे भाग में रखा था, इससे अच्छा तो मैं किसी गरीब घर की लड़की ब्याह लाता। और भी न जाने कितने उदाहरण हो सकते हैं। यदि लेखिका इस बात को सामान्य बात न मानती होती, इस प्रकार की कहावतें इंसान की आंतरिक सोच को बेहद सरलता से बयान कर जाती हैं। दरअसल कृष्णा सोबती को कूड़े के साथ चूड़ी चमारी ही सबसे सही उपमा लगी।
क्योंकि वह जानती थी कि सफाई के पेशे से जुड़ी ये जातियां समाज में निम्न समझी जाती हैं। लेखिका यही उच्च जातीय श्रेष्ठता बोध एक बार नहीं बल्कि अनेक बार उनकी इस रचना में दृष्टिगोचर हुआ है। जैसे कि उपन्यास के पृष्ठ संख्या 14 पर मित्रों का पति सरदारी लाल एक बार उसे कोसते हुए कहता है, क्या बताऊं भाऊ, इससे मिरासियों से ये चलन। अब प्रश्न यह उठता है कि मिरासी भी एक जाति है जो किसी तरह नाच गाकर अपना जीवन बसर करती रही है। तो क्या उनकी कला, हुनर अथवा अपनी आजीविका कमाने का तरीका इतना अपमानजनक है? इतना ही नहीं, मित्रों की सास अपने बेटे बनवारी लाल से अपने छोटे बेटे सरदारी लाल के बारे में कहती है, बनवारी लाल यह उल्टी बुद्धि वाला क्या बकता है, मेरी बहू की तुलना जात कम जात से। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जिस सामंती परिवार की कहानी कृष्णा सोबती ने अपने उपन्यास में प्रस्तुत किया, उन सामंतों की सोच तो इन दलित उपेक्षित जातियों के विषय में कितनी घृणा और नफरत भरी रही होगी। लेकिन एक सचेत सजग रचनाकार अपनी रचनाओं में कैसे ऐसे शब्दों को स्थान दे सकता है? कैसे किसी जाति का कमजात या कुजात कह सकता है? कृष्णा सोबती स्वयं एक स्त्री है, लेकिन दलित उपेक्षित वर्ग से आने वाली स्त्रियों के प्रति उनके अंदर किस कदर घृणा है, उनके द्वारा उपयोग किए गए शब्दों से साफ हो जाता है। एक और उदाहरण पृष्ठ संख्या 24 पर है। इसके मुताबिक धनवंती ने बीच में ही डपट दिया, चुप कर बहू, कंजरों वाले फक्कड़ न तोल, जबान पर काबू रख। यहाँ कृष्णा सोबती बिना किसी जाति को गाली दिए अथवा पात्र से दिलवाए बगैर भी इस वाक्य को मुकम्मल कर सकती थी। उदाहरण स्वरूप वह यह कह सकती थी कि चुप कर बहू, ऐसे फक्कड़ न तोल, अपनी जुबान पर काबू रख। लेकिन लेखिका को इतने में संतुष्टि नहीं थी। उन्होंने हर बार एक जाति को अपमानित किया, और वह भी बिना किसी इस बात पर विचार किए कि ये रचना पाठकों के लिए लिख रही हैं। समाज में उस समय भले ही उनकी यह रचना एक विशेष तबके के पाठक वर्ग में पढ़ी गई हो, किंतु ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाठक वर्ग सदैव ही समझ अथवा विचारों से संबंध रखने वाला ही हो। ऐसे अनगिनत संवाद कृष्णा सोबती के पात्र इस उपन्यास के में बार बार बोलती हैं, जिससे यह आभास होता है कि समाज में निम्न कही जाने वाली इन जातियों को अपमानित करने के लिए ये संवाद गढ़े गए हों। उपन्यास के पृष्ठ संख्या 43 पे दर्ज है कि धनवंती ने सिर हिलाया, हाँ री हाँ, जिन शब्दों जिन जिन अपने सगे बाबुल भाई को राजा कहकर पुकारती हो, उनसे तो भिजती अच्छे बहुरानी। फिर पृष्ठ संख्या 45 पर मित्रों कहती है कि भोले जानी उस पान चबाऊं भटियारिन। भट्टे में काम करने वाली एक जाति ये होती है जिस बारे में इनकी तुलना की गई है। अगर इन संवादों में आए जाति सूचक शब्दों को ध्यानपूर्वक देखें तो आप सहजता से इस बात का मूल्यांकन करने में सफल होंगे कि ये सारी की सारी जातियां द्विजों द्वारा स्थापित वर्ण व्यवस्था के बाहर रखी गई जातियां ही हैं, जिन्हें जबरन सफाई पेशे से जोड़ दिया गया। लेकिन कृष्णा सोबती ने सबसे पहले चौड़ी चमारन, मिरासी, कंजर, भिस्ती, भाड़, भटियारिन, भुइयां, इन सभी जातियों को अपने इन संवादों में गाली की तरह प्रयोग किया है।